हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम डिस्कस कर रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट में लास्ट हमने डिस्कस करा था नेहरू रिपोर्ट के बारे में। अब जो नेहरू रिपोर्ट आई थी, नेहरू रिपोर्ट को मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट नहीं करा था। मुस्लिम लीग ने नेहरू रिपोर्ट को रिजेक्ट करा था क्योंकि उसके कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो मुस्लिम लीग के फेवर में नहीं जा रहे थे, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग ने नेहरू रिपोर्ट जो थी उसको रिजेक्ट कर दिया था। अब मुस्लिम लीग ने नेहरू रिपोर्ट को तो रिजेक्ट करा। नेहरू रिपोर्ट को रिजेक्ट करने के बाद वो अपने कुछ डिमांड्स जो थी मुस्लिम लीग की वो लेकर आई थी। अब मुस्लिम लीग के जो लीडर थे, जिनका नाम था जिन्ना, मुस्लिम लीग के लीडर कौन थे? जिन्ना। तो जिन्ना अपनी 14 डिमांड्स लेकर आए थे। 14 डिमांड्स की एक लिस्ट लेकर आए थे, जिसको बोलते हैं जिन्नास 14 पॉइंट। राइट। तो कब आई थी ये इनकी लिस्ट? 9 मार्च 1929 के अंदर। तो यहाँ पे इन्होंने अपनी 14 डिमांड्स की एक लिस्ट तैयार करी थी मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग के लीडर जिन्ना ने, इसीलिए इसको नाम दिया गया जिन्नास 14 पॉइंट्स। राइट। अब ये 14 पॉइंट्स कौन कौन से थे, कौन सी इनकी 14 डिमांड्स थी मुस्लिम लीग की? तो अब देखो, जो वनडे एग्जाम है उसके लिए ये जो 14 पॉइंट्स है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं, स्टेट सिविल सर्विसेज के या यूपीएससी के या सीडीएस के, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। जैसे आपको 4-5 स्टेटमेंट्स दे दी जाएगी, उसमें से पूछा जाएगा कि इनमें से कौन से जिन्ना के 14 पॉइंट्स हैं या जिन्ना की 14 डिमांड्स में इंक्लूडेड है। तो उस केस में आपको ये जो 14 डिमांड्स है उसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। राइट। तो एक बार हम देख लेते हैं कौन कौन सी इनकी 14 डिमांड्स है। तो फर्स्ट थी इनकी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने बोला कि एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, जहां पे जो रेजिड्यूरी पावर्स है वो प्रोविंसेस के पास होनी चाहिए। राइट। तो यहाँ पे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की इन्होंने डिमांड रखी। सेकेंडली इन्होंने बोला प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होनी चाहिए। थर्डली, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें स्टेट्स का एग्रीमेंट ना हो। तो अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो रही है तो उसमें स्टेट का एग्रीमेंट होना जरूरी है। स्टेट के एग्रीमेंट के बिना कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल में कोई चेंज नहीं होगी स्टेट की एग्रीमेंट के बिना। राइट। जितने भी लेजिस्लेचर है, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर है या सेंट्रल लेजिस्लेचर है या इलेक्टेड बॉडीज है, वहां पे प्रॉपर मुस्लिम की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ मेजॉरिटी और माइनॉरिटी। ऐसे नहीं है कि जो माइनॉरिटी एरियाज है वहां पे आप मुस्लिम की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, अदरवाइज मेजॉरिटी एरियाज में आप उनको पूछ भी नहीं रहे हो। तो जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन है वो हर जगह सेम होनी चाहिए, चाहे एरिया मुस्लिम मेजॉरिटी है या मुस्लिम माइनॉरिटी एरिया है। राइट। जो गवर्नमेंट सर्विसेज है या सेल्फ गवर्निंग बॉडीज है, वहां पे भी प्रॉपर मुस्लिम की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। राइट। सेंट्रल लेजिस्लेचर की बात करें तो सेंट्रल लेजिस्लेचर के अंदर जो 1/3 रिप्रेजेंटेशन है वो मुस्लिम्स की होनी चाहिए। राइट। और स्टेट कैबिनेट के अंदर भी, सेंट्रल और स्टेट कैबिनेट, ये सेंट्रल लेजिस्लेचर है, यहाँ पे कैबिनेट की बात हो रही है। सेंट्रल और स्टेट कैबिनेट में 1/3 जो मेंबर्स है वो मुस्लिम होने चाहिए। राइट। सेपरेट इलेक्टोरेट की यहाँ पे इन्होंने डिमांड रखी थी कि मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए। अगर लेजिस्लेचर के अंदर कोई बिल पास हो रहा है तो उस बिल के लिए जो 3/4 वोटिंग है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी की होनी चाहिए। राइट। 3/4 अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी उसके फेवर में वोट कर रही है तभी वो बिल पास हो, अदरवाइज वो बिल पास नहीं होना चाहिए। राइट। तो ये इनकी डिमांड थी कि यहाँ पे 3/4 जो है बिल के फेवर में वोटिंग वो माइनॉरिटी कम्युनिटी की भी होनी चाहिए। ओके। नेक्स्ट इन्होंने इनकी डिमांड क्या थी कि अगर किसी भी प्रोविंस की, स्टेट की या टेरिटरी की रीऑर्गेनाइजेशन हो रही है तो वो जो रीऑर्गेनाइजेशन आप कर रहे हो, स्पेशली यहाँ पे इन्होंने बंगाल, पंजाब एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस की बात करी है, तो वहां पे अगर आप किसी टेरिटरी की रीऑर्गेनाइजेशन कर रहे हो, वहां पे अगर कोई चेंजेस कर रहे हो तो उसमें मुस्लिम मेजॉरिटी इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि किसी जगह पे मुस्लिम मेजॉरिटी है तो आप उसको डिवाइड कर दो, सेपरेट करके मुस्लिम को वहां पे माइनॉरिटी में कर दो। तो रीऑर्गेनाइजेशन इस तरह से होनी चाहिए कि वहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी जो है वो इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। राइट।
सिंध और बॉम्बे प्रोविंस जो है इन दोनों को सेपरेट कर दिया जाए। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और बलूचिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की डिमांड रखी थी इन्होंने, और सारी कम्युनिटीज के लिए रिलीजियस फ्रीडम की भी इन्होंने डिमांड करी थी कि पूरी की पूरी रिलीजियस फ्रीडम होनी चाहिए, अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने की पूरी फ्रीडम चाहिए हर एक कम्युनिटी के लिए, राइट। और प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजियस, कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज राइट्स ऑफ मुस्लिम के जो रिलीजियस राइट्स है, कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज जितने भी राइट्स है उन सबको प्रोटेक्ट किया जाए। तो ये थी इनकी 14 डिमांड्स, जिसको नाम दिया गया जिन्नास 14 पॉइंट्स, राइट। नेक्स्ट हम चलते हैं लाहौर सेशन पे। लाहौर सेशन 1929 का था। 1929 के अंदर आईएनसी का जो सेशन हुआ था वो लाहौर के अंदर हुआ था, और इसके प्रेसिडेंट कौन थे? प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू जी। 1929 का लाहौर सेशन, प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। तो ये वाला जो सेशन था काफी इंपॉर्टेंट सेशन रहा है, काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस इस सेशन के अंदर हुई है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, हम इसको यहाँ पे डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो लाहौर सेशन में एक तो गांधी जी वापस आए एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर, जो पहले पॉलिटिक्स छोड़ चुके थे, तो यहाँ पे उन्होंने फिर से एक्टिव पॉलिटिक्स में एंट्री करी है गांधी जी ने लाहौर सेशन के टाइम पे। अब जो नेहरू रिपोर्ट आई थी, नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की बात हुई थी कि हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए, तो यहाँ पे उसी डोमिनियन स्टेटस के मुद्दे को लेकर दोबारा से डिस्कशन हुई, और अब इनकी डिमांड क्या थी? यहाँ पे आईएनसी ने अपनी डिमांड चेंज कर दी लाहौर सेशन के टाइम पे। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि हमें डोमिनियन स्टेटस की जगह अब पूर्ण स्वराज चाहिए। पूर्ण स्वराज मींस कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पे इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास करा था लाहौर सेशन में, जिसमें इनका जो अल्टीमेट गोल था वो क्या था? वो था कंप्लीट इंडिपेंडेंस। हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, पूर्ण स्वराज मींस कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, अब हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, राइट। उसके बाद 31 ऑफ दिसंबर 1929 के अंदर इन्होंने अडॉप्ट करा हमारा जो तिरंगा है, ट्राई कलर। तो हमारा ट्राई कलर को एज ए नेशनल फ्लैग यहाँ पे अडॉप्ट किया गया 31 ऑफ दिसंबर 1929 को। तो वहां पे इन्होंने अपना इंडिपेंडेंस डे जो था उसको भी जो था इन्होंने फिक्स कर लिया था कि हम 26 ऑफ जनवरी 1930 को सेलिब्रेट करेंगे अपना पहला इंडिपेंडेंस डे। लाहौर सेशन में इन्होंने ये डिसाइड करा था कि हम 26 ऑफ जनवरी 1930 को हम अपना पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने वाले हैं, राइट। और इसी के बीच में इन्होंने एक और बड़ी अनाउंसमेंट करी थी, वो क्या थी? वो थी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की। इन्होंने यहाँ पे अनाउंस करा कि अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जिसके लीडर कौन थे? लीडर रहेंगे गांधी जी, राइट। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की अनाउंसमेंट कौन से सेशन में हुई थी? लाहौर सेशन में हुई थी, जिसको लीड कर रहे थे गांधी जी। तो यहाँ पे इसी के बीच में 1930 के अंदर ही जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो डिसाइड करी गई थी कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन जो आईएनसी था, गांधी जी थे, इन्होंने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बॉयकॉट कर दिया था, राइट। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में जो थी वो डिसाइड करी गई थी, लेकिन जो हमारे कांग्रेस लीडर्स थे उन्होंने इसको अटेंड करने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से बाद में ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ये फ्रूटलेस रही थी, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की। अनाउंसमेंट इसकी कब आई थी? 1929 लाहौर सेशन में। तो 1930 में फिर इसकी शुरुआत होती है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की। अब देखो, कोई भी मूवमेंट जब शुरू होती है तो हम कोई मूवमेंट शुरू क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी कुछ डिमांड्स होती है, गवर्नमेंट से हमारी कुछ डिमांड्स होती है, हमारी डिमांड्स फुलफिल नहीं होती, इसीलिए हम अब कोई भी मूवमेंट शुरू करते हैं या कोई प्रोटेस्ट शुरू करते हैं। तो इनकी भी कुछ डिमांड्स थी जिसकी वजह से ये मूवमेंट शुरू कर रहे थे। तो यहाँ पे इनकी टोटल 11 डिमांड्स थी, 11 पॉइंट अल्टीमेटम था, 11 डिमांड्स थी जिसको लेकर इन्होंने ये मूवमेंट शुरू करनी थी। तो मूवमेंट शुरू करने से पहले इन्होंने अपनी जो इनकी 11 डिमांड्स थी वो सारी की सारी डिमांड्स इन्होंने उस टाइम के जो लॉर्ड इरविन थे उनके सामने रखी। और ये जो 11 डिमांड्स इनकी थी ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म से रिलेटेड थी, सारी की सारी डिमांड्स, कि किस तरह से हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चेंज करना चाहते हैं। तो उसी से रिलेटेड इनकी डिमांड्स थी। इन्होंने गवर्नमेंट के सामने पहले अपनी डिमांड्स रखी कि अगर आप हमारी डिमांड्स फुलफिल कर रहे हो तो हमें कोई भी प्रोटेस्ट या मूवमेंट करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने इनकी डिमांड्स को एक्सेप्ट
नहीं करा, जिसकी वजह से बाद में फिर इन्होंने अपना एजिटेशन जो था, प्रोटेस्ट जो था वो शुरू करा था। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत होती है 12 मार्च 1930 में। डेट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। शुरुआत इसकी हुई थी डांडी मार्च से। किससे हुई थी? डांडी मार्च से। और डांडी मार्च शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 को। तो ये जो मार्च था इन्होंने शुरू करा था, इनका जो साबरमती आश्रम था गांधी जी का, वहां से इन्होंने इसकी शुरुआत करी थी। डांडी एक विलेज है गुजरात के अंदर, गुजरात सी कोस्ट पे एक विलेज है, तो वहां तक इन्होंने पैदल यात्रा ये करी थी और अप्रोक्सीमेटली 241 माइल्स का डिस्टेंस इन्होंने कवर किया था, जो आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 388 या 87 किलोमीटर बनता है। तो ये डिस्टेंस इन्होंने कवर करा था 24 डेज के अंदर, राइट। 24 डेज में इन्होंने ये डिस्टेंस कवर करा और वहां पे इन्होंने डांडी जो एक विलेज है वहां पे जाकर इन्होंने जो सॉल्ट लॉ ब्रिटिशर्स ने बनाया था उसको ब्रेक किया था। तो इसमें इनके साथ 78 फॉलोअर्स भी थे जिन्होंने डांडी मार्च गांधी जी के साथ कंप्लीट किया था। तो वहां पे जाकर सॉल्ट लॉ, अब देखो सॉल्ट क्या है, सॉल्ट एक बेसिक नेसेसिटी है और उस पे भी ब्रिटिशर्स जो थे वो क्या टैक्स लगा रहे थे। तो इसीलिए यहाँ पे इन्होंने वहां पे जाकर खुद से सॉल्ट बनाया और जो ब्रिटिशर्स का सॉल्ट लॉ था उसको इन्होंने तोड़ दिया। और इसके साथ ही कंट्री के जो बाकी के पार्ट्स थे वहां पे भी धीरे धीरे ये जो मूवमेंट था वो शुरू होने लगा। जो लिक्वर शॉप्स थी वो इन्होंने बंद कर दी और साथ ही साथ बरदौली में जो रेवेन्यू कैंपेन चल रहा था वो भी इन्होंने बोला कि अब से कोई कैंपेन नहीं होगा। महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड सेंट्रल प्रोविंसेस में जो फॉरेस्ट लॉज ब्रिटिशर्स के बनाए हुए थे उनको मानने से इन्होंने साफ इनकार कर दिया। और ईस्टर्न इंडिया में जो चौकीदारी टैक्स लगा रखा था ब्रिटिशर्स ने, वो टैक्स देने से भी इन्होंने मना कर दिया। और इसके साथ ही प्रभात फेरी शुरू कर दी। प्रभात फेरी में बहुत सारे लोग जैसे इकट्ठे होकर नेशनल सॉन्ग गाते हैं और एक तरह से मार्च करते हैं। तो प्रभात फेरी निकालनी इन्होंने शुरू कर दी। सुबह सुबह ये जो थी प्रभात फेरी निकालते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का वो क्या है? यहाँ पे विमेन की पार्टिसिपेशन थी, वाइड पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन। तो बहुत सारी विमेन थी जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट करा था। तो इसीलिए ये मूवमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्प्रेड की। कहां कहां तक ये फैला हुआ था, कहां से कौन जो था इसको लीड कर रहा था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। तो सबसे पहले बात करते हैं पेशावर की। पेशावर से इसको लीड कर रहे थे खान अब्दुल गफार खान। कौन लीड कर रहे थे? खान अब्दुल गफार खान। खान अब्दुल गफार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, फ्रंटियर गांधी, राइट। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फ्रंटियर गांधी कौन है? खान अब्दुल गफार खान। तो वहीं पे जो पठान थे, पठान जो थे उन्होंने एक सोसाइटी ऑर्गेनाइज करी थी खुदाई खिदमतगार की। खुदाई खिदमतगार क्या होता है? सर्वेंट्स ऑफ गॉड, जो गॉड को सर्व करते हैं। तो खुदाई खिदमतगार की इन्होंने एक सोसाइटी ऑर्गेनाइज करवाई और इनको नाम दिया गया रेड शर्ट्स का, राइट। तो यहाँ पे एक सोसाइटी बनी, पठान्स ने इसको ऑर्गेनाइज करवाया था और इसको नाम दिया गया रेड शर्ट्स का, राइट। लेकिन यहाँ पे इनका जो मेन मोटिव था वो क्या था? वो था नॉन वायलेंस, कि हम मूवमेंट कर रहे हैं, एजिटेशन कर रहे हैं, लेकिन नॉन वायलेंट तरीके से करेंगे, किसी का कोई नुकसान नहीं होगा, कोई भी यहाँ पे वेपन्स वगैरह यूज नहीं होंगे, हम पूरी शांति से हम जो प्रोटेस्ट है अपना कंटिन्यू करेंगे। फ्रीडम स्ट्रगल के लिए जो भी हमारा स्ट्रगल रहेगा, जो भी मूवमेंट है, प्रोटेस्ट है, वो नॉन वायलेंस होगा, राइट। तो यहाँ पे इसीलिए अब देखो ये नॉन वायलेंट तरीके से यहाँ पे स्ट्रगल अपना कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो गढ़वाली सोल्जर्स थे उनको ऑर्डर्स दिए गए थे ओपन फायरिंग के, लेकिन उन्होंने यहाँ पे ओपन फायरिंग से मना कर दिया था गढ़वाली सोल्जर्स ने, राइट। नॉर्थ ईस्ट इंडिया पे चलते हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मणिपुर ने काफी अच्छे से पार्टिसिपेट करा था, इस मूवमेंट ने इसको फॉलो करा। नागालैंड जो है, नागालैंड से इसको जो लीड कर रही थी वो थी वहां की रानी गिदलियो। रानी गिदलियो इसको लीड कर रही थी नागालैंड से। और ये जो रानी गिदलियो थी ना, शी वॉज ओनली 13 ईयर्स ओल्ड, 13 साल की थी, जो कि गांधी जी को फॉलो कर रही थी। तो 1932 के अंदर इनको अरेस्ट कर लिया गया, कैप्चर किया, अरेस्ट किया और लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए भेज दिया गया। उम्र कैद की सजा इनको सुना दी गई थी 1932
2 के अंदर, लेकिन बाद में जैसे ही इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलती है उसके बाद इनको रिलीज कर दिया जाता है, राइट। और इसी के बीच में चितगोंग आर्मरी हुई थी। चितगोंग आर्मरी जो थी इसको लीड कर रहे थे सूर्य सेन। चितगोंग आर्मरी को कौन लीड कर रहा था? सूर्य सेन। अब इसमें क्या था, इसमें इन्होंने जो आर्मरी थी, जो पुलिस की आर्मरी थी या सोल्जर्स की आर्मरी थी, उसको ही इन्होंने कैप्चर कर लिया था, लेकिन उनके जो एम्यूनिशन वगैरह थे उसको ये लोकेट नहीं कर पाए, लेकिन जो आर्मरी थी उसको इन्होंने कैप्चर ऑलरेडी कर लिया था, वहां के जो भी उनके हथियार वगैरह थे, राइट। दरसाना, दरसाना कहाँ पे है? दरसाना ये गुजरात के अंदर एक जगह का नाम है। कहाँ पे है ये गुजरात में पड़ता है। तो दरसाना रेड में इन्होंने क्या किया था, जो दरसाना सॉल्ट वर्क्स था उसको इन्होंने उस पर रेड करी थी। तो इसको लीड कौन कर रही थी? इसको लीड कर रही थी सरोजनी नायडू, इमाम साहेब एंड मणिकलाल गांधी। मद्रास में इसको लीड कर रहा था सी राजा गोपालचारी। तो यहाँ पे इन्होंने मार्च भी किया था त्रिचनोपल्ली से लेकर विद्रान्यम तक, राइट। कोरोमंडल कोस्ट के साथ साथ ही है, तो यहाँ पे इन्होंने मार्च किया था मद्रास में। और केरला में लीड कर रहे थे के कलप्पन। केरला से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लीड कर रहे थे। तो यहाँ पे इन्होंने मार्च किया था कालीकट से लेकर पेन्नूर तक, राइट। अब देखो अलग अलग जगह से ये मूवमेंट हो रहा है, तो गवर्नमेंट भी तो अपनी तरफ से कुछ करेगी ना। तो गवर्नमेंट ने भी बहुत ब्रूटली रिप्रेस करा था इस मूवमेंट को, बहुत ही क्रूअल तरीके से लाठी चार्ज शुरू कर दिया। अब देखो नॉन वायलेंट तरीके से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ओपन फायरिंग शुरू कर दी गवर्नमेंट ने। लाठी चार्ज किया, ओपन फायरिंग करी, जितने भी मेन थे वुमेन थी उन सब पे ओपन फायरिंग इन्होंने शुरू कर दी थी। और लास्ट में 90,000 सत्याग्रही थे, 90,000 से भी ज्यादा सत्याग्रही थे जिनको इन्होंने इम्प्रिजन कर लिया था, कैदी बना लिया था, जिसमें गांधी जी भी थे और कांग्रेस के बहुत सारे प्रोमिनेंट लीडर भी थे जिनको इन्होंने अरेस्ट कर लिया था। और इसी के बीच में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी वो बुलाई थी लंदन के अंदर। तो यहाँ पे इन्होंने अनाउंस किया ब्रिटिशर्स ने कि लंदन के अंदर फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी 1930 में ही। तो अब ये जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी इसमें इन्होंने डिस्कस करना था साइमन कमीशन की रिपोर्ट को। जो साइमन कमीशन आया था ना, वो जो रिपोर्ट उन्होंने तैयार करी थी, तो उस रिपोर्ट को यहाँ पे डिस्कस करना था। लेकिन जो कांग्रेस लीडर्स थे और गांधी जी थे उन्होंने अटेंड करने से मना कर दिया, जिसकी वजह से ये जो पूरी की पूरी कॉन्फ्रेंस थी ये फ्रूटलेस रही, इसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकला, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।